मॉर्निंग एवरीवन। आज निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में हम लोग इतिहास विषय के सेमेस्टर 4 MJC 6 के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रतिक्रियावादी युग क्या था। नेपोलियन ने 1804 से 1814 ईस्वी तक जो एक छत्र यूरोप में राज्य किया उसे हम लोग नेपोलियन युग के नाम से जानते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिक्रियावादी युद्ध। जब नेपोलियन पराजित हुआ, वाटरलू के युद्ध में उसे बंदी बना लिया गया, तो विजित राष्ट्रों के द्वारा जो आगे प्रतिक्रिया दी गई उसे हम लोग प्रतिक्रियावादी युग कहते हैं। तो नेपोलियन के पतन के उपरांत यूरोप महाद्वीप में शांति और व्यवस्था स्थापित करना विजित राष्ट्रों का पहला कर्तव्य था। यूरोप का पुनर्निर्माण और पुनर्गठन पर प्रश्न पर विचार करना यूरोप के विजित राष्ट्रों का दूसरा कर्तव्य था। अब विजित राष्ट्रों में हम देखते हैं कि रूढ़िवादी वर्गों का वर्चस्व था। पुराने राजवंश के राजाओं के वंशजों का आधिपत्य था। अब यदि विजित राष्ट्रों में ये लोग अपनी भागीदारी निभाएंगे तो स्वाभाविक है कि उन्हें नेपोलियन ने जो जनता के कष्टों को देखते हुए जो निर्णय लिया था वह उनको खराब लगेगा और उनको जनता को शासन में भागीदारी जो नेपोलियन ने दी थी वह इनको खटकेगा और इनके विरोध में वे काम करेंगे। और यही व्यवस्था प्रतिक्रियावादी युग में हुआ, यानी रूढ़िवादी वर्गों के मस्तिष्क की सर्वोपरि महत्वाकांक्षा यहाँ उभर कर आई। नेपोलियन ने द्रुत गति से विजय अभियान जो किया था उससे यूरोप के मानचित्र में परिवर्तन हो गया था, साथ साथ शक्ति संतुलन भी भंग हो गया था। अब विजित क्षेत्रों को नेपोलियन छोटे छोटे राज्यों में परिवर्तित करके अपने निकटस्थ संबंधियों को वहाँ का शासक बना दिया था। हम देखते हैं कि जोसेफ को स्पेन का, लुई को हॉलैंड का, जेरोम को वेस्टफेलिया का निरंकुश राजा उन्होंने बनाया था। इसके अतिरिक्त इटली स्थित एक क्षेत्र का राज्यपाल उसने अपने सौतेले पुत्र यूजिन को, अपनी बहन के पति म्यूरा को नेपल्स का शासक बनाया। इस प्रकार इन समस्त शासकों में हम क्या देखते हैं? शासन करने का कोई अनुभव नहीं था। परिणाम स्वरूप नेपोलियन द्वारा बनाए गए राज्यों में अस्थायित्व का अभाव था। इसके अतिरिक्त नेपोलियन द्वारा नियुक्त शासकों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थों, नेपोलियन के प्रति कृतज्ञता और निष्ठा की अपेक्षा रखनी पड़ती थी। नेपल्स में म्यूरा अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था क्योंकि वह एक सेना नायक था। अस्तु उन्होंने जब 1813-1814 ईस्वी में नेपोलियन का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध चल रहा था, उस समय उन्होंने अपने निकट संबंधी यानी अपने साला नेपोलियन का साथ ना देकर उन्होंने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। जिस नेपोलियन ने उसे राजा बनाया उस नेपोलियन को उसने धोखा दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बर्नटोड की सेवाओं को पुरस्कृत करने के उद्देश्य ने नेपोलियन ने उसे स्वीडन का शासक बनाया था। यही बर्नटोड जो नेपोलियन के द्वारा बनाए गए स्वीडन के शासक थे, वे भी जब नेपोलियन को उनकी ज़रूरत थी उस समय वह नेपोलियन का शत्रु बन गए, मित्र राष्ट्रों के साथ सक्रिय रूप से युद्ध में भाग लिया। तो यह थी परिस्थितियाँ।
अब हम पढ़ेंगे कि अनेक आवश्यक वस्तुओं का नेपोलियन की जो महाद्वीपीय प्रणाली थी उसके परिणाम स्वरूप अभाव हो गया था। महाद्वीपीय प्रणाली में हमने क्या देखा था? कोई देश इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि वह नेपोलियन युद्ध कर रहा था। नेपोलियन जो कहेगा उसे मानना जरूरी था, नहीं तो नेपोलियन उसे परास्त करके अपनी राज्य में मिला लेता। तो स्वाभाविक है कि यूरोप के देशों ने महाद्वीपीय व्यवस्था को अपनाया, लेकिन महाद्वीपीय व्यवस्था का परिणाम क्या निकला? आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो गया। अब जब अभाव हो गया तो उन वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। अन्य अनेक कारणों से आर्थिक कठिनाइयों के साथ साथ जन समुदाय में, आम जनता में जो नवनिर्मित राज्यों थे उनके शासकों के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया। निसंदेह प्रशासनिक प्रणाली पूर्व की अपेक्षा उदारवादी थी, लेकिन जनता क्रांति पूर्व की निरंकुश शासकों की स्थिति पुनर्स्थापित करने के लिए व्यग्र हो गई। जो जनता राजवंशों को सत्ता से हटाया, आज वही जनता राजवंशों को सत्ता में लाना चाह रही थी, उसके लिए व्यग्र थी। फ्रांस में शक्तिशाली बुर्बो वंश का टेलीराड नाम का एक नौजुवक जो कुशल नेतृत्व देने में सक्षम था, वह आगे नेतृत्व कर रहा था। उदात्त राष्ट्रीय भावना से स्पेन भी हम देखते हैं कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर फ्रांस को, नेपोलियन को पराजित किया। जनमत वैधता के आधार पर राज्यों के मनोनयन के सिद्धांत का आम जनता समर्थक था, और इस जो जनमत की बातें की जा रही थी, इसी बात पर चर्चा वियना कांग्रेस में बना, और यही जनमत को वियना कांग्रेस का मुख्य आधार बनाया गया। जनमत यथार्थ में पुरातन शासन की सत्ता और गौरव को पुनर्जीवित करना चाहता था। यह बात उन्होंने भांप लिया था कि जनता नेपोलियन के शासन से संतुष्ट नहीं है, तो जनता के पास विकल्प क्या था? तो राजतंत्र को लाना, बुर्बो राजवंश को लाना, यूरोप में अन्य जगह राजवंशों को पुनर्स्थापित करना। और वियना कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? इन्हीं लोगों, राजवंशों के समर्थक लोग थे। तो स्वाभाविक है कि जनता की दिमाग को बदलना, जनता को अपने अनुसार ढालना और जनता का सपोर्ट दिखाकर सत्ता पर कब्जा करना उनका मकसद था, महत्वाकांक्षा था, जिसमें वे सफल हुए। इसीलिए इस युग को प्रतिक्रियावादी युग कहा जाता है। नेपोलियन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष के अंतिम चरण में यूरोप की महान शक्तियां जैसे रूस हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, प्रसा हुआ, इंग्लैंड हुआ, परस्पर मतभेद को भुलाकर 1813 ईस्वी में परस्पर सहयोग के नए युग का सूत्रपात किया। संयुक्त रूप से सम्मिलित सेनाएं बनाई और इन सम्मिलित सेना ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया। नेपोलियन की पराजय के उपरांत पोलैंड की समस्या के संदर्भ में ऑस्ट्रिया, पर्सा और रूस के मध्य पुनः प्रबल मतभेद हो गए। इसी संदर्भ में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने इंग्लैंड के विदेश मंत्री कैसरले से पुनः मिलकर अपनी दोस्ती का दुहाई देकर राष्ट्रों के संघ का पुनर्गठन कराया। यूरोप के इतिहास में सन 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मैटरनिख यूरोप का काल कहलाता है। इसमें मैटरनिख सक्रिय था और यूरोप के भाग्य के विधाता के रूप में वह विख्यात हुआ। प्रमुख राजनीतिज्ञों ने अनुभव कर लिया था कि पुरातन शासन का पूर्ण रूप से पुनर्स्थापन या क्रांति से पूर्व की यथास्थिति बनाए रखना इतना आसान नहीं है।
यह स्पष्ट था कि अब जो पुराने राजवंश सत्ता में आ रहे हैं तो वह कृषिदास को पुनर्जीवन करेंगे। यह अब संभव नहीं है। कुलीनों और पादरियों की जो भूमि वापस ले ली गई थी फ्रांस में, यदि उसे फिर से वापस दिया गया तो फिर से क्रांति की संभावना होगी। यह भी संभव नहीं था। इन राजवंशों के युवकों ने, नवयुवकों ने यह पहचान लिया कि यदि जनता का सपोर्ट मिल रहा है तो यह दो मुद्दा छोड़ना होगा। यद्यपि स्थूलकाय जो उस समय के फ्रांस के शासक थे लुई 18वां, उनको सिंहासन पर तो बैठा दिया गया, लेकिन यह विश्वास किया जा रहा था कि 1814 के शासनादेश के अनुरूप वह शासन करेगा। इसके अतिरिक्त कुछ विजेता राष्ट्र जो थे वह फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में विजित क्षेत्रों को छोड़ने के लिए तत्पर नहीं थे, जिससे यूरोप के पुनर्गठन के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव में लुई 16वें के शासनकाल के समय का जो यूरोप था, जो फ्रांस था, उसके अनुरूप पुनर्गठन के लिए संशोधन करने के लिए वे लोग तैयार हुए। और उसके बाद लुई 16वें से लेके नेपोलियन युग का जो भी परिवर्तन हुआ उसे वह नहीं स्वीकार करने के लिए तैयार थे, क्योंकि वह क्या थे? विजेता राष्ट्र थे। नेपोलियन पराजित हो गया था, इसलिए नेपोलियन के देश को तहस नहस करना उनका लक्ष्य था। अब इसी क्रम में पेरिस में वे लोग मिले, तो इसे हम लोग पेरिस की संधि कहते हैं। नेपोलियन के पतन में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। इस कारण वियना का परस्पर विचार विमर्श एवं यूरोप की समस्याओं के समाधान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान के रूप में पेरिस को चुना गया। फ्यूगर्सन और ब्रन ने कहा कि यूरोप के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतिक्रियावादी राष्ट्र ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को प्रतिक्रियावादियों के सम्मेलन के लिए सम्मेलन स्थल बनाना उचित है, लेकिन उससे पहले पेरिस में मिल बैठकर कोई समझौता कर लें। वियना को प्रतिक्रियावादियों के सम्मेलन के लिए स्थल बनाना स्वाभाविक और उचित ही था। इस कांग्रेस का मुख्य कार्य विजयी राष्ट्रों के मध्य फ्रांस के विजित क्षेत्रों का नियोजित वितरण करना था। क्षेत्रीय वितरण के कुछ विषयों पर वियना जाने से पूर्व ही ये लोग अपने मकसद के लिए 30 मई 1814 ईस्वी को पेरिस में मिले। वहाँ संधि की मित्र राष्ट्रों के मध्य परस्पर सहमति बनी और इस संधि के प्रावधानों के अनुसार पिडमोंट के राजा को पुनः सिंहासन पर बैठा दिया गया। नेपोलियन के शासनकाल में अपने सार्डिनिया द्वीप में शरणार्थी का यह जीवन व्यतीत कर रहा था। अब उसे जेनेवा का क्षेत्र दे दिया गया जो फ्रांस के दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित था, जिससे यह राज्य फ्रांस द्वारा आक्रमण की स्थिति में पूर्व अपेक्षा के अनुरूप अधिक शक्तिशाली हो और फ्रांस का विरोध कर सके। बेल्जियम पूर्व में ऑस्ट्रिया के अधिकृत क्षेत्र का हॉलैंड के साथ विलय कर दिया गया और वहाँ पर जो पुराने राजवंश थे हॉलैंड के ऑरेंज वंश, उनके शासन को पुनर्स्थापित कर दिया गया। इसके बाद भी वियना से पहले उन्होंने चौमोट की संधि की। 1814 ईस्वी में इंग्लैंड के विदेश मंत्री कैसरले के प्रयासों से पेरिस के संधि के फ्रांस पर आरोपित प्रतिबंधों और यूरोप की पुनर्व्यवस्था से संबंधित निर्णयों का अनुमोदन करने के लिए अब ये लोग चौमोट के स्थान पर इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और पर्सा, इन 4 महाशक्तियों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया। वियना सम्मेलन से पूर्व
लंदन स्थित इस सम्मेलन में महान शक्तियों की एकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चौमोट की संधि का नवनीकरण किया गया और इस प्रकार पेरिस और चौमोट में संधि करने के उपरांत आम जनता को बताने के लिए उन्होंने वियना में महासम्मेलन बुलाया, जिसे हम लोग वियना कांग्रेस कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कि आप निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।